जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और ध्यान से देखिए, ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा था वेक्टर का 10.2 एक्सरसाइज बनाने का, उसमें पार्ट 2 प्रॉपर्टी है कि सदिश योगफल के गुणधर्म के बारे में बताएंगे आपको। सदिश योगफल के गुणधर्म के बारे में तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होता है। ये इसे हम लोग क्रम विनिमेय नियम बोलते हैं। क्रम विनिमेय नियम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको अगर उलट करके भी जोड़ा जाए तो जोड़ में वेक्टर के योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसमें कहा जाए कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को पहले जोड़ करके उसके बाद वेक्टर सी को जोड़ा जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ करके अब वेक्टर ए में जोड़ा जाए तभी दोनों का रिजल्ट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर होगा। ठीक है, और इसे हम लोग जो कहते हैं वो सहचर्य के नियम कहते हैं। सहचर्यता का नियम, सहचर्यता का नियम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग एक सदिश और अदिश घटक के बारे में। एक सदिश का घटक क्या होता है? एक सदिश का घटक, एक सदिश का क्या चीज़? घटक के बारे में देखेंगे। तो घटक जो होते हैं वो दो प्रकार के। मान लिया जाए कि 3D में ये इस तरह से है, x है, ये y है और ये z है। ठीक है, और P बिंदु जो है A B C है, और यहाँ से वेक्टर मिलाया जाए, ये ऑरिजिन है, तो OP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? AI कैप, BJ कैप और CK कैप। ठीक है, ये आपका OP वेक्टर है। क्या है? OP वेक्टर है। और इसमें अगर आपसे कहे ये घटक दो प्रकार के होता है, एक सदिश घटक, एक क्या होता है? सदिश घटक, और एक होता है अदिश सदिश घटक, और एक होता है अदिश घटक। ठीक है, कोई वेक्टर रहे उसका सदिश घटक और अदिश घटक आपसे पूछे तो जिसमें मतलब दिशा रहे वो तो सदिश घटक हो जाएगा ना, और जिसमें दिशा नहीं रहे उसे अदिश घटक। तो अदिश घटक में ए बी सी आएगा, ए बी सी, और सदिश घटक में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये पूरा जो है वो क्या कहलाएगा? ये प्लस नहीं भी लिखें, कॉमा दे दें तो चलेगा। ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप जो है वो सदिश घटक है, और ए बी सी जो है अदिश घटक है। इसी ए बी सी को अदिश घटक को ही अदिश घटक को ही अदिश घटक को ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक् अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात किसको कहते हैं? दिक् अनुपात। अदिश घटक को ही दिक् अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो दिक् अनुपात, ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ये दो टॉपिक है आपका। क्या है? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो के बारे में तो समझ ही गए, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में समझेंगे। तो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दिक् अनुपात के बारे में तो आपको बता दिए ना। दिक् अनुपात जो होता है उसे सिंपल याद रखना। दिक् अनुपात क्या होगा? ए बी सी, कोई वेक्टर का ए बी सी दिक् अनुपात कहलाता है। अब डायरेक्शन रेशियो के बारे में, दिक् कोसाइन के बारे में समझेगा। दिक् कोसाइन के बारे में समझेगा, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक वेक्टर ये है और ये है, ये 3D बन गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और ये x1 y1 और ये z1 मान लिए। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया जाए ऑरिजिन से इस पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक को I कैप से, और इसे J कैप से, और इसे K कैप से। बताओ कि OP वेक्टर बराबर जो होगा वो x1 I कैप
y1 j कैफ और z1 k कैफ होगा। ठीक है, ये ओपी वेक्टर। अगर ओपी वेक्टर का मापांक पूछा जाए तो क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर, यही ना होगा। ये होगा ओपी वेक्टर का मापांक। और ड्यूक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, यही डायरेक्शन कोसाइन होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, x1 कहेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, y1 कहेंगे। और ये जो हवा की दिशा में है, इस दूरी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, z1 दूरी से कर रहे हैं ना, z1 दूरी से कर रहे हैं। तो इस एंगल को हम लोग अल्फ़ा माने और इस एंगल को हम लोग बीटा माने। ये पी पॉइंट के जो लाइन है, इससे एक्स एक्सिस की तरफ अल्फ़ा, वाई एक्सिस की तरफ बीटा और जेड एक्सिस की तरफ भी गामा मनाएगा। लेकिन ये तो हवा की दिशा में है ना, तो इसे यहाँ से माना गया, क्या चीज़ माना गया, गामा। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, x1 कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक के y1। तो कॉस अल्फ़ा का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला जो होता है वो आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण जो है वो क्या है, ओपी वेक्टर का मापांक। जैसे यहाँ x1 मापांक है, लेकिन x आई कैप लिखा जाएगा तो वेक्टर होगा, तो यहाँ x1 मापांक है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या, आधार बटा कर्ण कह सकते हैं, यानी x1 बटा रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। और कॉस बीटा बराबर y1, फिर ये जो y है इधर यहाँ घूर के चलाएगा, है ना। तो जिस प्रकार से ये कॉस अल्फ़ा का मान आया, उसी प्रकार से इसका भी मान आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। और कॉस गामा बराबर जो होगा, z1 बटा रूट के अंदर z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा का मान कितना होगा, x1 बटा रूट के अंदर x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 रूट के अंदर में x1 का स्क्वायर, फिर y1 का स्क्वायर और फिर z1 का स्क्वायर। और फिर क्या होगा, z1 बटा रूट के अंदर में x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ x1 प्लस y1 सबका स्क्वायर होगा, यहाँ सबका स्क्वायर ना होगा, कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और गामा का स्क्वायर। तो ये तो रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z1 का स्क्वायर है। देखो ये सेम टू सेम आ गया, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग श्योर कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, 1। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा को एल भी माना, कॉस बीटा को एम माना शॉर्ट नेम, और कॉस गामा को अगर हम एल एम एन माने तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 1। यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, और एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर भी पूछा जाए तो 1 होगा। ठीक है, ये होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों की उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, तो अब देखिएगा सेक्शन फार्मूला के बारे में हम आपको बताता हूँ। हाँ, सेक्शन फार्मूला बताते हैं। सेक्शन फार्मूला खंड सूत्र के बारे में हम आपको बताते हैं, खंड सूत्र के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि यहाँ देखिएगा, यहाँ दो गो पॉइंट है, मान लिया जाए एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है, और यहाँ से ये पॉइंट को मिलाया जाए तो बताओ ये क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर हो जाएगा। इस डायरेक्शन में PQ वेक्टर होगा। तो बताओ यहाँ से एक ऑरिजिन, 2 पॉइंट लिए हैं तो ऑरिजिन जरूरी है लेना। ठीक है, और यहाँ से O से P को मिलाया और फिर O से Q को मिलाया, अब बीच से इसको विभाजित कर दिया तो O से ये मान लिया जाए कि R है। बताओ कि ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन फार्मूला, अंतःखंड सूत्र, ये जो निकलेगा अंतःखंड सूत्र, अंतःखंड सूत्र। तो देखिएगा अंतःखंड सूत्र, ये जो R जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, R जो है ना इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो देखिएगा
कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी m है और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी n है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये m है, तो खंड सूत्र से ये दोनों का अनुपात क्या होगा, तो बताओ कि पी आर अब बटा में क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि पी से आर की तरफ गया और फिर आर से क्यू की तरफ जा रहा, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, m बटा n हो जाएगा, ठीक है, m बटा n हो जाएगा। अब बताओ n के गुना ये पी आर से और फिर m के गुना ये किससे होगा, आर क्यू से। तो अब पी आर और आर क्यू का मान निकालेंगे, तो बताओ ट्रायंगल में त्रिभुज के नियम से पी आर का मान नहीं निकलेगा, पी आर का मान निकल जाएगा, ये है पी। अब बताओ कि ओ से पी वेक्टर गया और फिर पी से आर वेक्टर गया, और बताओ ओ से कहाँ जाएगा, आर वेक्टर जाएगा, तो पी आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर और माइनस ओ पी वेक्टर। तो पी आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर को यहाँ आर वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और ओ पी वेक्टर को मान लिया जाए कि ये वेक्टर से डिनोट कर दिए और यहाँ पे बी वेक्टर से डिनोट कर दिए। बताओ पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर को आर से डिनोट कर दिया माइनस ओ पी वेक्टर को ए से डिनोट कर दिए, पी आर वेक्टर निकल गया। अब किसका मान निकालना है, आर क्यू वेक्टर का मान निकालना है। तो बताओ ओ से आर गया, आर क्यू वेक्टर का मान निकालना है, तो ओ क्यू वेक्टर और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में ओ क्यू वेक्टर और माइनस में ओ आर वेक्टर, ठीक है। कैसे कि ओ आर होगा और आर क्यू होगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ओ क्यू होगा, तो ओ क्यू में घटेगा ओ आर, तब निकलेगा आर क्यू, ठीक है। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू, तो ओ क्यू का मान क्या है, ओ क्यू वेक्टर का मान वेक्टर बी या माइनस वेक्टर आर होगा, है ना। तो यहाँ n इंटू ये क्या हो जाएगा, पी आर वेक्टर यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अब बराबर में m इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर, ठीक है। तो एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर माइनस में एम आर वेक्टर, ठीक है। तो एन आर वेक्टर प्लस में एम आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस में एन ए वेक्टर। बताओ यहाँ से हम लोग आर वेक्टर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एन प्लस एम हो जाएगा, और बराबर में यहाँ से हम लोग रहने देंगे एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। और बताओ कि वेक्टर आर बराबर अब क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, अब बटा में क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बच्चे ये जो है अंतःखंड का जो सूत्र है वो आप लोग सीख गए होंगे, अंतःखंड का जो सूत्र है वो आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। अंतः विभाजित का जो सूत्र है वो आप सीख गए। तो अब देखिएगा थोड़ा सा एक्सटर्नली मतलब बाह्य खंड का सूत्र, ये तो अंतःखंड हो गया। अब बाह्य खंड का सूत्र देखिएगा, बाह्य विभाजन का सूत्र, बाह्य विभाजन या बाह्य खंड का सूत्र देखिएगा, बुक में भी आपका है, ये बुक में भी आपका है मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपका, ये देखिए खंड सूत्र दिया हुआ, सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र के बारे में इसमें अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो अब देखिएगा ध्यान से, बाह्य विभाजन के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो बाह्य विभाजन जो बाहर काटा हुआ रहे, तो मान लिया जाए कि ये P है और ये Q है, ये PQ को मिला रहा है, P है और ये Q है, यहाँ से बाहर काटने का काम कर रहा है। ऑरिजिन तो ये रहेगा, O से P मिलेगा, O से Q मिलेगा, और फिर क्या हो जाएगा, O से R। तो बताओ O से P होगा, इसे A मान लेंगे और इसे हम लोग B वेक्टर मान लेंगे, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसे हम लोग R वेक्टर मानेंगे, और PQ और यहाँ हो जाएगा इस बार R। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को M मानेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को N मानेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो अब इसका विभाजन क्या कहता है, इसका विभाजन क्या कहेगा, पी आर, इसका रेशियो जो है वो पी आर वेक्टर बटा में क्या है, पी आर वेक्टर और बटा में क्यू आर वेक्टर, पी आर वेक्टर और बटा में क्यू आर वेक्टर बराबर में क्या है, एम बटा में एन है। तो यहाँ एन इंटू पी आर वेक्टर और बराबर में एम इंटू क्यू आर वेक्टर, एम इंटू क्यू आर वेक्टर। बताओ इस त्रिभुज में से पी आर का मान निकालना है, पी आर का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ओ पी वेक्टर अब प्लस में क्या हो जाएगा पी आर वेक्टर अब बराबर में क्या हो जाएगा आर वेक्टर, क्योंकि ओ आर वेक्टर का मान आर ए वेक्टर ना है, तो पी आर वेक्टर बराबर जो होगा वो आर वेक्टर और माइनस ओ पी वेक्टर। तो पी आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर अब माइनस में ओ पी वेक्टर कह रहा है ना, तो ओ पी वेक्टर का मान क्या है क्यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए है, सॉरी ए है, ओ पी वेक्टर का मान ए है, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ये पी आर वेक्टर का मान हुआ, किसका हुआ पी आर वेक्टर का मान, पी आर वेक्टर का मान हुआ, सॉरी दिखाई आप लोग को नहीं दे रहा होगा। तो पी आर वेक्टर का मान निकल गया। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग को क्या निकलेगा, पी आर वेक्टर तो निकल गया ना, अब चाहिए क्यू आर वेक्टर, क्यू आर वेक्टर तो क्या हो जाएगा यहाँ से ओ क्यू वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर प्लस में क्यू आर वेक्टर अब बराबर में क्या हो जाएगा ये आर वेक्टर रह जाएगा, आर वेक्टर। तो क्यू आर वेक्टर चाहिए तो आर वेक्टर और माइनस ओ क्यू वेक्टर, तो क्यू आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर और माइनस ओ क्यू वेक्टर का मान क्या हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर का मान जो है वो बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया आपका क्यू आर वेक्टर का मान और ये निकल गया आपका पी आर वेक्टर का मान। तो यहाँ एन इंटू पी आर वेक्टर का मान वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए है और एम इंटू क्यू आर वेक्टर का मान जो है वो वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर बी है। बताओ एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बराबर एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर। ठीक है, तो बताओ कि आर वेक्टर वाला को एक तरफ रखो ना, तो एम आर वेक्टर अब माइनस में एन आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो बताओ कि यहाँ आर वेक्टर वाला तो हो गया, तो एम आर के तरफ ये कौन गया एन आर गया ना, एन आर गया। तो बताओ कि माइनस में हम यहाँ माइनस अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा एम माइनस एम बी वेक्टर है, ये तो इधर चला आया ना, तो माइनस में एन ई वेक्टर, एन ई वेक्टर ये माइनस में रहेगा, ई इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एम बी वेक्टर और प्लस में माइनस में एन ए वेक्टर ये हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग एम आर वेक्टर की तरफ इसे ले गए तो ये तो एन ही रह जाएगा, आई एन ए से आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा। बताओ आर वेक्टर है तो कॉमन एम माइनस एन हो जाएगा और यहाँ एम बी वेक्टर और माइनस में एन ए वेक्टर और आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस में एन ए वेक्टर, अब बटा में क्या हो जाएगा एम माइनस एन। ये आपका जो है वो बाह्य विभाजन का फार्मूला है, किसका है बाह्य विभाजन का फार्मूला, बाह्य विभाजन का फार्मूला में दो ही अंतर है, वेक्टर आर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर और बटा में एम प्लस एन। ये आपका है अंतः विभाजन का फार्मूला, किसका है अंतः विभाजन का फार्मूला। बस ये दोनों फार्मूला में इतना ही सा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपका द इंड हुआ है ना। अब इसी के साथ आपका एक्सरसाइज चलेगा, एक्सरसाइज 10.2 जो है मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ चलेगा, इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।